साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी आपकी। दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल में। और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं दोस्तों बायोलॉजी। तो जीव विज्ञान या बायोलॉजी में दोस्तों आज बिल्कुल नया टॉपिक है, एकदम नए से शुरुआत करेंगे। एकदम नई चीज़ है जो अभी तक आप लोग पढ़ रहे हैं, जो है पादप के बारे में आपने पढ़ा, पादपों के जगत के बारे में पूरी चीज़ें पढ़ी। पिछले क्लास में रोग भी आपने देखा और पादपों में किस तरह के रोग होते हैं। तो उसी के साथ जो है पादप जगत हमारा कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों जो हम पढ़ेंगे वो जंतु जगत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एनिमल किंगडम के बारे में दोस्तों। जंतु जगत का वर्गीकरण, जंतु जगत का वर्गीकरण पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, कोई समस्या है तो किसी भी टर्म में या टॉपिक में आप बिल्कुल हमें कमेंट करें। आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक, ठीक है। ये क्या है? टैक्सोनॉमी, वर्गीकी से देखते हैं हम कि टैक्सोनॉमी क्या है। वर्गीकी, टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी क्या है दोस्तों? टैक्सोनॉमी जो है जंतु विज्ञान की वह शाखा है, जंतु विज्ञान की वह शाखा है जिसमें क्या किया जाता है? जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। जंतुओं का क्या किया जाता है? वर्गीकरण किया जाता है। मतलब वह शाखा है, कौन सी शाखा है? जीव विज्ञान की। टैक्सोनॉमी या वर्गीकी क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा है, वह शाखा है जिसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों? जिसके अंतर्गत हम क्या अध्ययन करते हैं? जीव जंतुओं का, ठीक है, जीवधारियों का, जीवधारियों का क्या करते हैं? जीवधारियों का अध्ययन तो बायोलॉजी में करते ही हैं, लेकिन ये जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का वर्गीकरण और नामकरण, दो चीजें क्या करते हैं हम? जीवधारियों का या जंतुओं का वर्गीकरण करते हैं और नामकरण करते हैं। इसी का अध्ययन किया जाता है इसमें, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा है वर्गीकी जिसके अंदर जीवधारियों का वर्गीकरण और नामकरण किया जाता है। समझ में आया? ठीक है, ये बात हमने समझ ली दोस्तों। अब देखिए क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण हो गया आपका। अब इसमें देखिए दोस्तों क्या है कि इनको जो है एक समूह में रखा जाता है। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? वर्गीकरण का मतलब क्या है दोस्तों? वर्गीकरण का मतलब अलग अलग वर्ग में रखना, मतलब एक निश्चित जीव जंतु को जो है अलग जीव जंतु से पृथक रखना, अलग रखना, तभी तो अलग अलग वर्गीकरण होगा। तो वर्गीकरण में ये किया जाता है। और ये क्या है? नामकरण है। नामकरण, नोमेनक्लेचर, मतलब नामकरण किया जाता है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं कैसे होता है ये, ठीक है। वर्गीकी को देखते हैं दोस्तों डिटेल में। चलिए, अब सबसे पहले जो प्रयास किया वर्गीकरण का, जंतुओं के वर्गीकरण का सबसे पहला जो प्रयास था दोस्तों वो किसने किया? आइए देखा जाए। एक नाम है जो है अरस्तु का, अरस्तु। क्या नाम है दोस्तों? अरस्तु या एरिस्टोटल। अरस्तु, ये अरस्तु थे कौन दोस्तों? अरस्तु एक ग्रीक वैज्ञानिक थे। क्या थे? ग्रीक वैज्ञानिक, ग्रीक वैज्ञानिक थे। और ये बहुत बड़े दार्शनिक भी थे, बहुत विद्वान आदमी थे, दार्शनिक भी थे। ध्यान दीजिएगा, इन्हें तीन चीजों का पिता कहा जाता है, हमेशा के लिए याद कर लीजिए, परीक्षा में आपके काम आ सकता है। ये विज्ञान के भी जनक कहे जाते हैं, विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के जनक और जंतु विज्ञान के जनक, जंतु विज्ञान के जनक।
मतलब साइंस के भी कहे जाते हैं जनक, फादर ऑफ साइंस। बायोलॉजी के भी कहे जाते हैं, और बायोलॉजी की ही दोस्तों एक शाखा है जंतु विज्ञान। ये आप पहले से ही जान रहे हैं। बायोलॉजी को दो भागों में बांटा जाता है, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी वनस्पति विज्ञान है और जूलॉजी क्या है, जंतु विज्ञान है। तो इसमें से जो है जंतु विज्ञान जो है इसके भी फादर कहे जाते हैं, बायोलॉजी के भी फादर कहे जाते हैं, और साइंस या विज्ञान के भी फादर कहे जाते हैं। तो ये चीज इनके बारे में आप करेक्ट कर लीजिएगा, अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो ठीक है। ये जानकारी इनके बारे में रखिएगा। इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया, जंतुओं के वर्गीकरण का प्रयास किया। ठीक है, जंतुओं के जो वर्गीकरण का प्रयास किया सबसे पहले अरस्तु ने ही किया। ठीक है, चलिए एक फैक्ट ये आपको पता हो गया। अब दूसरी बात, इन्होंने दो समूहों में बांटा। जंतुओं को इन्होंने क्या किया दोस्तों, जंतुओं को दो समूहों में बांटा, दो समूहों में बांटा। जो पहला समूह है दोस्तों उसको क्या कहा, एनेइमा, 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 और दूसरा इनेइमा, इनेइमा। दो तरीके का इन्होंने जो है क्या बनाया, समूह बनाया। जंतुओं के वर्गीकरण के लिए दो समूह बनाया, एनेइमा, इनेइमा। ठीक है, इसका मेनली जो है पर्पस क्या था इनका, जो एनेइमा थी इसमें, इस वर्ग में क्या था, इसमें जो है लाल रुधिर वाले जो जीव होते हैं, लाल रुधिर वाले जीवों का अभाव है। क्या है, अभाव, मतलब इनमें क्या है, लाल रुधिर का अभाव है। एनेइमा में लाल रुधिर वाले जीवों का अभाव है, इनमें लाल रुधिर नहीं पाया जाता, नहीं उपस्थित होता। अब दूसरी तरह इनमें क्या है, लाल रुधिर की उपस्थिति है, इनमें लाल रुधिर पाया जाता है। जो इनेइमा जीव हैं इनमें क्या होता है, लाल रुधिर की उपस्थिति होती है। चलिए ये बात समझ पाई दोस्तों। अब इसमें कौन कौन से जीव आते हैं जिसमें लाल रुधिर नहीं पाया जाता, हम में लाल रुधिर पाया जाता है, जाहिर सी बात है हम इसमें आएंगे, इनेइमा में आएंगे। कौन से जीव ऐसे हैं जिसमें लाल रुधिर नहीं पाया जाता, देखिए इसमें बहुत सारे जीव आते हैं। स्पंज समुद्री जीव है दोस्तों, ठीक है। निडेरिया, निडेरिया वर्ग है। सिलेंट्रेटा जिसको कहते हैं, सिलेंट्रेटा। चलिए, और आप ये देखिए मोलस्का जो संघ है, जिसका जो है उदाहरण आप देखते होंगे, सीप है, मोलस्का संघ है, सीप है, ठीक है, घोंघा है, ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस है, ठीक है। मोलस्का संघ के सारे जीव, इनमें लाल रुधिर नहीं पाया जाता। इकाइनोडर्मेटा है, इकाइनोडर्मेटा है, इसमें क्या होता है, कांटे युक्त त्वचा पाई जाती है, कांटे युक्त त्वचा पाई जाती है। चलिए इनको हम डिटेल में बाद में देखेंगे ही। तो कहने का मतलब ये ऐसे जीव हैं दोस्तों जिसमें लाल रुधिर नहीं पाया जाता, इनमें लाल रुधिर की क्या होती है, अनुपस्थिति होती है। तो ये तो हमने देख लिया। इनेइमा को आप जान ही रहे हैं, बहुत सारे जीव हैं, मनुष्य है, ठीक है, बंदर है, कुत्ते हैं, बिल्ली है। चलिए इसको हम बाद में देखेंगे, डिटेल में देखेंगे इसको। ये तो आपको समझ में आ गया। एनेइमा और इनेइमा में अंतर क्या है, लाल रुधिर की उपस्थिति का है, इसमें उपस्थित होता है, इसमें उपस्थित नहीं होता। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इनेइमा जो है इसको कितने भागों में बांटा गया है, जो जिसमें लाल रुधिर की उपस्थिति होती है। इनेइमा ये कौन से हैं जिसमें लाल रुधिर उपस्थित होता है, लाल रुधिर उपस्थित होता है, लाल रुधिर इनमें उपस्थित होता है इनेइमा में, ठीक है, समझ में आया। अब इनको जो है दो उपसमूहों में बांटा गया है, दो उपसमूहों में
बांटा गया है, बांटा गया है। इनय इमा या जिनमें लाल रक्त की उपस्थिति होती है, लाल रुधिर की उपस्थिति होती, उनको दो उपसमूह में बांटा गया है। आइए इनको देखते हैं वो कौन से दो उपसमूह हैं। पहला जो उप समूह है दोस्तों, इसको कहते हैं जरायुज। क्या कहते हैं दोस्तों? जरायुज। इसको हम वीवी पारा भी कहते हैं, वीवी पारा। ठीक है। और दूसरा क्या है? दूसरे में आएगा अंडज, अंडज। ठीक है, दूसरे में क्या आएगा? अंडज आएगा। ठीक है, ओवी पारा होता है ये। अब जरायुज में अंडज आप समझ ही रहे हैं, ये क्या है? ओवी पारा। ये है वीवी पारा, ये है ओवी पारा। ये वीवी पारा और ओवी पारा क्या है? अंडज का मतलब आप समझ गए, सिंपल सी बात है। ऐसे जीव जो अंडे देते हैं, अंडे देने, जो अंडे देते हैं, ऐसे जीव जो अंडे देते हैं और ऐसे जीव जो बच्चे देते हैं, इनको क्या कहा जाएगा? जरायुज। समझिएगा, इमा लाल रुधिर वाले जो है जीव हैं, जिनको फिर से दो भागों में बांटा गया। जरायुज मतलब वीवी पारा, अंडज मतलब ओवी पारा। ठीक है, इसमें अंडे देने वाले जीव आते हैं, इसमें बच्चे देने वाले जीव आते हैं। अब आपको उदाहरण से पता ही होगा कि जो भी पशु हैं, मनुष्य हैं, स्तनधारी हैं, पशु आते हैं इसमें, मनुष्य आते हैं, जो भी मैमल्स होते हैं स्तनधारी वो आते हैं। ठीक है, अन्य जीव आते हैं। ठीक है, जिनमें भी बच्चे पैदा होते हैं। देखिए मछलियों में आप जानते हैं वो किस में आते हैं? अंडे देने वाली में, मत्स्य या मछलियां। लेकिन व्हेल जो क्या होती है? व्हेल स्तनधारी है, ध्यान दीजिएगा। व्हेल किस में आएगी? जरायुज में आएगी। व्हेल क्या करती है? बच्चा पैदा करती है। ठीक है, मछलियां हो गई, पक्षी हो गए, आपके उभयचर हो गए, मत्स्य हो गया। ठीक है, मत्स्य हो गई मछलियां, पक्षी हो गए, सरीसृप हो गए। सरीसृप जीव जो होते हैं, सरीसृप मतलब रेप्टाइल्स, जो रेंग के चलने वाले जीव हैं। ठीक है, उभयचर जीव हैं, उभयचर जीव जैसे सैलामेंडर, जैसे मेढक, ये अंडे देते हैं, ये जल और स्थल दोनों में रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको यहाँ समझ में आ गया। ओवी पारा या अंडज क्या है? जो अंडे देते हैं। ठीक है, अपनी संतति को बढ़ाने के लिए अंडे देते हैं। और जरायुज वीवी पारा क्या है दोस्तों? ये बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, ये समझ में आया आपको? ये विभाजन किसका है? अरिस्टोटल या अरस्तु का है। चलिए इन चीजों को नोट भी करते रहिएगा दोस्तों। ठीक है, ये काम आएंगे, फैक्ट हैं। अगर आप नोट नहीं करेंगे तो ये भूल जाएंगे। ठीक है, चलिए इतना तो समझ में आ गया दोस्तों आपको। अब आइए देखते हैं कुछ और बातों को। क्या अरस्तु के अलावा भी कोई वैज्ञानिक थे जिनका योगदान था? बिल्कुल था। ठीक है, लगभग 2000 अरस्तु के लगभग 2000 साल बाद, 2000 साल बाद, ये समय है लगभग 17वीं शताब्दी का। 17वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक थे जॉन रे। जॉन रे, इन्होंने भी एक वैज्ञानिक जो है वर्गीकरण की नींव रखी। ठीक है, जॉन रे का भी महत्वपूर्ण योगदान है जीव जंतुओं के वर्गीकरण में। लेकिन बस इसके बाद इतना ही इम्पोर्टेंट है इनके बारे में, क्योंकि इसके बाद इनके बारे में बहुत कुछ नहीं पूछा जाता है। बस इतना जान लीजिए कि क्रम अगर देखा जाए तो अरस्तु ने जो विभाजन किया आपने देखा ही, वर्गीकरण किया। जॉन रे को आप नाम एक जान लीजिए कि किससे जुड़े थे? वर्गीकरण से। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है वो आता है दोस्तों कैरोलस लीनियस का। ये बिल्कुल मत भूलिएगा, कैरोलस लीनियस। अब कैरोलस लीनियस क्या है? यही फादर हैं, यही क्या है? आधुनिक वर्गीकरण के पिता। ये क्या कहे जाते हैं? आधुनिक जो वर्गीकरण है,
आधुनिक वर्गीकरण के पिता। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसको कहा जाता है? इनको कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है? मॉडर्न जो भी वर्गीकरण है, कैरोलस लिनियस को। क्लियर हुआ? अब देखिए दोस्तों, इनके बारे में और क्या जानकारी चाहिए आपको? आपको ये जानना जरूरी है कि सिस्टेमा नेचुरी, ये पुस्तक पूछी जा सकती है। सिस्टेमा नेचुरी जो पुस्तक है दोस्तों, ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसी में इन्होंने वर्गीकरण का सिद्धांत दिया। जंतुओं के वर्गीकरण का सिद्धांत इसी पुस्तक में इन्होंने दिया, ठीक है। अब देखिए, इन्होंने एक द्विनाम पद्धति की नींव डाली। किस चीज की नींव डाली? द्विनाम, मतलब दो नाम, दो नाम देंगे ये, द्विनाम पद्धति। इसको क्या कहा गया? द्विनाम पद्धति, ठीक है, द्विनाम पद्धति। बाइनोमियल, आयोनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है, द्विनाम पद्धति। ये द्विनाम पद्धति है क्या दोस्तों? आइए देख लेते हैं इसको। इसमें देखिए दो नाम होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं? दो नाम होते हैं। किसी भी जो है जाति, किसी भी, प्रत्येक जाति जो होती है, किसी भी जाति के जीवों के वैज्ञानिक नाम में, वैज्ञानिक नाम में, ठीक है। जैसे पैंथर टाइग्रिस, ठीक है, पैंथर टाइग्रिस है शेर का नाम, ठीक है। अब देखिए, पैंथर टाइग्रिस में आप क्या लिखेंगे? अब जो पहला नाम होता है दोस्तों, जो पहला नाम होता है, पहला नाम क्या होगा? ये वंश का नाम होगा या जीनस का नाम होगा। वंश का मतलब होता है जीनस, ठीक है। पहला नाम जो होगा वो वंश का नाम होगा। ये किससे होगा? बड़े अक्षर से, ठीक है। और जो दूसरा नाम होगा, दूसरा नाम होगा, ये क्या होगा? ये जाति का नाम होगा। उस जीव की जाति का नाम होगा, स्पीसीज का नाम होगा, जाति का नाम होगा। ये छोटे अक्षर से लिखा जाएगा, छोटे और तिरछे। तिरछे, तिरछे मतलब होता है इटैलिक, मतलब जैसे अगर इसको लिखा जाए, जैसे लिखा जाए रमेश, तो ऐसे लिखा जाएगा कुमार, ये तिरछा हो जाएगा, इटैलिक, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? इटैलिक हो जाएगा और स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। तो ये क्या है? ये है वंश का नाम, ये है जाति का नाम। पैंथर क्या होगा? कैपिटल में होगा। टाइग्रिस क्या होगा? स्मॉल में होगा और इटैलिक में होगा। ये जो है द्विनाम पद्धति है दोस्तों, जिसको शुरू किसने किया या जिसकी नींव किसने रखी द्विनाम पद्धति की? उसको रखी कैरोलस लिनियस ने, ठीक। किसने रखी? कैरोलस लिनियस ने। क्लियर हुआ? चलिए, बात समझ में आ गई दोस्तों, द्विनाम पद्धति भी समझ में आ गई। अब देखिए, अब आगे क्या समझना है? प्राणी जगत को दो उपजंतु जगत में बांटा गया है, ठीक है। प्राणी जगत को दो उपजगत क्या है जिसमें बांटा गया है जंतु जगत में? आइए देखते हैं वो कौन कौन सा है, ठीक है। पहला क्या है दोस्तों? पहला है प्रोटिस्टा। पहला क्या है? प्रोटिस्टा। दूसरा क्या है? मेटाजोआ। दूसरा क्या है? मेटाजोआ। इसके बाद जो विभाजन हुआ है उसमें क्या है? ये उपजंतु जगत है, ठीक है। जंतु जगत की बात हो रही है। तो पहला क्या है? प्रोटिस्टा। दूसरा क्या है? मेटाजोआ। समझ में आया? चलिए ठीक है। प्रोटिस्टा को देखा जाए दोस्तों, ये क्या है? प्रोटिस्टा जगत जो है, प्राणी जगत दो जगत में बट गया। देखिए, जंतु जगत, एक प्रोटिस्टा एक मेटाजोआ। अब इनको समझते हैं, इसी में सारे जीव आते हैं दोस्तों। अब देखिए, प्रोटिस्टा को हम अगर बांटते हैं
अभी बांटते नहीं, अभी इसकी विशेषता देख लेते हैं। प्रोटिस्टा को अभी थोड़ा सा देखेंगे कि अंतर क्या है इन दोनों में, उसके बाद हम डिटेल करेंगे। प्रोटिस्टा दोस्तों ऐसे जीव आते हैं इसमें जिनमें क्या होता है, सुकेंद्रकीय जीव आते हैं, सुकेंद्रकीय जीव आते हैं, पहली बात। दूसरी बात, एक कोशिकीय जीव आते हैं, एक कोशिकीय जीव आएंगे, यूनिसेलुलर। सुकेंद्रकीय को क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में क्या है, केंद्रक का अभाव होता है, ठीक है, या विकसित केंद्रक नहीं होता। तो यूकैरियोटिक मतलब सुकेंद्रकीय, एक कोशिकीय मतलब यूनिसेलुलर होते हैं, ये एक कोशिका होती है। और प्रोटिस्टा का उदाहरण क्या है, प्रोटोजोआ जो संघ है ये क्या है, प्रोटिस्टा ही है, ठीक है। अच्छा, मेटाजोआ में क्या आएगा, इसमें क्या आएंगे, सुकेंद्रकीय आएंगे, मतलब इनमें भी स्पष्ट केंद्रक होता है और केंद्रक कला उपस्थित होती है, मतलब केंद्रक के चारों तरफ एक केंद्रक झिल्ली होती है जो जीव द्रव्य को, प्रोटोप्लाज्म से केंद्रक द्रव्य को अलग रखती है। सुकेंद्रकीय और क्या होंगे, मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। इसमें एक कोशिकीय जीव आते हैं, किसमें, प्रोटिस्टा में, और मेटाजोआ में क्या आएंगे, बहुकोशिकीय जीव आएंगे। समझ में आया दोस्तों, क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, अगर क्लियर हुआ तो आगे बढ़ते हैं। मेटाजोआ को फिर 3 भागों में बांटा गया है, वो हम देखेंगे आगे चल के। तीनों भाग क्या है, एक मीसोजोआ है, पैराजोआ है, यूमेटोजोआ है, ठीक है। जब इसको देखेंगे देखा जाएगा। चलिए आइए देख लेते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रोटिस्टा को देखते हैं, कुछ प्रोटिस्टा के बारे में जाना जाए। प्रोटिस्टा के बारे में शुरू करते हैं, क्या है प्रोटिस्टा जगत, ठीक है। प्रोटिस्टा जगत ये है क्या, ठीक है, इसको समझा जाए। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों, ठीक है। फाइलम प्रोटोजोआ, इसका नाम क्या है, फाइलम प्रोटोजोआ, क्लियर हुआ? ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो शब्द है इसमें वो है प्रोटोस और दूसरा है जून, प्रोटोस और जून, ठीक है। प्रोटोस का मतलब होता है फर्स्ट और ये इसका मतलब होता है एनिमल। तो बस आप इससे मतलब ही निकाल लेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ। प्रोटिस्टा किंगडम में कौन से जीव आते हैं दोस्तों, जो फर्स्ट एनिमल्स हैं, मतलब सबसे प्रारंभिक जीव हैं जो प्रोटिस्टा जगत में शामिल किए गए हैं। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबसे आदिकालीन प्रारंभिक सरलतम जीव मतलब सबसे जो सरल जीव होते हैं वो कौन होते हैं दोस्तों, वो जीव होते हैं प्रोटिस्टा जगत के, ठीक है, स्टार्टिंग वाले, ठीक है। चलिए ये इनका विभाजन भी आपने देख लिया, शब्द भी देख लिया, कैसे ये किस शब्द से मिलके बना है। चलिए आइए दोस्तों अब देखते हैं ये कैसे होते हैं। तो आपने देखा है कि ये क्या होते हैं, सूक्ष्मजीवी होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। सूक्ष्मजीवी मतलब इनको केवल माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, नंगी आंखों से आप प्रोटिस्टा जगत के जीवों को नहीं देख सकते। यूनिसेलुलर होते हैं, ये हम पहले देख ही चुके हैं, ठीक है। अब इनके प्रमुख लक्षणों के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों, जिससे आप समझेंगे कि और जगत से ये किस प्रकार भिन्न है, ठीक है। आइए देखा जाए इनके प्रमुख लक्षणों के बारे में। पहला जो लक्षण है, अत्यंत सूक्ष्म है, ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं दोस्तों, अत्यंत सूक्ष्म है। 0.001 mm से लेके
कितने, लगभग 0.5 तक होते हैं, 5.0 mm। कितने होते हैं, इतने साइज से इतने साइज के होते हैं, ठीक है। 0.001 mm से 5.0 mm तक हो सकते हैं मैक्सिमम। और एक कोशिकीय होते हैं तो आपको पता ही है, ठीक है, एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, एक कोशिकीय होते हैं। तीसरी चीज क्या पता करनी है आपको, ये पता करनी है कि ये क्या होते हैं, स्वतंत्र जीवी होते हैं। हाँ, स्वतंत्र जीवी होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। सहजीवी होते हैं, सहजीवी होते हैं, सहभोजी होते हैं, या परजीवी भी हो सकते हैं। अब देख लीजिए, हर क्वालिटी है। सहजीवी मतलब होता है दोस्तों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जब होता है, सहजीवी में दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। सहभोजी में एक फायदा पहुंचाता है लेकिन हानि नहीं पहुंचाता। परजीवी में क्या होता है, पैरासिटिक होता है। ये क्या होते हैं, पैरासिटिक। पैरासिटिक में क्या होता है किसी भी जंतु के शरीर पर रह के जो है अपना पोषण प्राप्त करते हैं और उसको नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो इसमें जो पोषण की विधियां हैं वो इस तरह तो हो सकती हैं, इस तरह से हो सकती हैं। परजीवी भी हो सकते हैं, सहभोजी भी हो सकते हैं, सहजीवी भी हो सकते हैं, ठीक है, स्वतंत्र जीवी भी हो सकते हैं। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ दोस्तों? ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई। स्वपोषी क्यों नहीं होते, क्या स्वपोषी भी हो सकते हैं? देखिए अमीबा को आप देखिए, क्या अमीबा स्वपोषी है? अमीबा भी तो शिकार करता ही है, लेकिन ये स्वतंत्र जीवी होता है, स्वतंत्र रूप से शिकार करता है। चलिए दोस्तों आगे देख लिया जाए। इतनी विशेषताएं देखने के बाद आगे देख लेते हैं और क्या क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं इसमें। इनका जो जीव द्रव्य होता है प्रोटोप्लाज्म, जो शरीर का, चौथा है शरीर का जीव द्रव्य, जीव द्रव्य जो शरीर में इनके जीव द्रव्य होता है दोस्तों, प्रोटोप्लाज्म जिसे कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म, ये किस में बटा होता है, ये अंतः द्रव्य और बाह्य द्रव्य, बाह्य द्रव्य में बटा होता है, ठीक है। मतलब अंतः द्रव्य और बाह्य द्रव्य दो द्रव्यों में बटा होता है, ठीक है, जो इनके शरीर में प्रोटोप्लाज्म होता है, जीव द्रव्य, ठीक है। समझ में आई बात? पांचवी चीज क्या है इनके बारे में, पोषण आपने देख ही लिया कि ये जो है समभोजी होते हैं। क्या होते हैं? समभोजी। मृतोपजीवी भी होते हैं, सेप्रोफाइटिक, मृतोपजीवी मतलब सेप्रोफाइटिक या सेप्रोजोइक, या क्या कह सकते हैं, सेप्रोजोइक। सेप्रोजोइक मतलब होता है मृतोपजीवी, मृतोपजीवी भी हो सकते हैं, पादप समजीवी भी हो सकते हैं, या पैरासिटिक या परजीवी भी हो सकते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, परजीवी भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, पादप समभोजी भी हो सकते हैं, पादप समभोजी। पादपों के ऊपर भी जो है रह के ये अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ठीक है, नहीं पहुंचाते हैं। अब छठवां जो इनकी विशेषता है दोस्तों वो क्या है, छठी विशेषता क्या है कि इनके शरीर में कोई ऊतक या अंग नहीं होता। इनके शरीर में कोई भी ऊतक मतलब कोशिका होती है, लेकिन कोई भी ऊतक या अंग, टिश्यू या ऑर्गन, टिश्यू या ऑर्गन नहीं होता। क्लियर हुआ? न तो कोई टिश्यू होता है, न तो कोई ऑर्गन होता है। समझ में आ गई बात दोस्तों? चलिए सातवीं चीज, क्या पाए जाते हैं फिर, अगर ऐसी बात है तो पाए क्या जाएंगे, तो इनमें क्या पाए जाते हैं दोस्तों, अंगक पाए जाते हैं, अंगक। अंग नहीं पाए जाते लेकिन अंगक पाए जाते हैं। ऑर्गेनेल्स कहते हैं इन्हें, क्या कहते हैं, ऑर्गेनेल्स, ठीक है, क्या कहते हैं इनको,
ऑर्गेनेल्स। अंगक को क्या कहते हैं? ऑर्गेनेल्स। तो अंग नहीं पाए जाते लेकिन अंगक पाए जाते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है। मतलब प्रोटोजोआ संघ क्या है? जैसे प्रोटोजोआ है प्रोटिस्टा में, तो प्रोटोजोआ संघ क्या है दोस्तों? प्रोटोजोआ जीव द्रव्य के स्तर पे गठित जंतु होते हैं। जैसे जो अमीबा वगैरह हैं, प्रोटोजोआ, ये जो प्रोटोप्लाज्म है इसी के स्तर पे जो है संगठित होते हैं। जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जीव होते हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है इसी इकाई से ये गठित होते हैं। मतलब यही इनकी मूल इकाई है, प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। ठीक है। प्रोटोजोआ संघ के जंतु का आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। और कुछ विशेषताएं देख लेते हैं दोस्तों जो महत्वपूर्ण है इनके बारे में। आइए उनको देख लिया जाए। वो क्या है? प्रचलन एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया है। प्रचलन या लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह चलना, प्रचलन के लिए क्या होंगे? इनमें कूटपाद होते हैं या फिर क्या होंगे? कशाभिका को क्या कहेंगे दोस्तों? फ्लैजिला। जैसे आप यूक्लिना में देखते हैं, ऐसे यूक्लिना होता है, तो इसमें ऐसे ये क्या होती है? कशाभिका या फ्लैजिला कहते हैं। अब अमीबा को आप देखते हैं तो अमीबा जो है ऐसे आप उसका अनियमित साइज होता है। ये क्या है? कूटपाद है। और क्या होता है? यक्ष्मभिका। इससे सरल तो इंग्लिशी वर्जन है इसका सिलिया। अब सिलिया क्या होता है? मान लीजिए पैरामीशियम है, तो पैरामीशियम में सिलिया पाया जाता है। ये सिलिया ऐसे ऐसे जो है रोमाब होते हैं। ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? रोमाब या यक्ष्मभिका या सिलिया कहते हैं। इसकी सहायता से प्रचलन करता है। तो प्रचलन के लिए कूटपाद अंग पाया जाता है, या कशाभिका पाया जाएगा, या यक्ष्मभिका, या ये पाए जाएंगे रोमाब, जिनको हम सिलिया कहते हैं। ठीक है। ये भी समझ में आया। ये एक केंद्रक भी होते हैं। इनमें दोस्तों प्रोटिस्टा जगत के जीवों में एक केंद्रक भी हो सकता है। ठीक है। या बहुकेंद्रक भी हो सकता है। एक केंद्रक भी हो सकता है, बहुकेंद्रक भी हो सकता है। ठीक है। और क्या होता है? इनमें रसधानियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? रसधानियां। ये कोशिकांग है दोस्तों। ठीक है। इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है। चलिए, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं इसमें, जैसे श्वसन जो एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया है किसी भी जीव की। तो श्वसन हो या उत्सर्जन, ये किससे होता है? शरीर की बाहरी जो सतह होती है, जैसे जो कोई भी जीव है, तो ये जो बाहरी सतह है इसी के रास्ते होता है। और किस तरह से होता है? डिफ्यूजन से होता है। विसरण होती है एक प्रक्रिया, विसरण या डिफ्यूजन। विसरण या डिफ्यूजन की मदद से क्या होता है? उत्सर्जी पदार्थ जो है विस्तृत हो जाते हैं, या फिर जो है जो श्वसनीय गैसें हैं इनका आदान प्रदान विसरण के माध्यम से हो जाता है। क्लियर हुआ? तो ये महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं भी होती हैं, श्वसन की, उत्सर्जन की, इस तरीके से होती हैं शरीर की बाहरी सतह के द्वारा। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण बातें हैं प्रोटिस्टा जगत के बारे में। तो महत्वपूर्ण लक्षण आप देख रहे हैं। अब इसके आगे जो बातें हैं दोस्तों अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ पा रही होंगी। नोट डाउन जरूर करते रहिए, क्योंकि ये फैक्चुअल चीज़ें हैं। एक बार आप नोट्स इनका बना लेंगे तो हमेशा के लिए आपका जो है स्थायी रूप से काम आएगा। और मैं हर चीज़ को कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ, कोई चीज़ फैक्ट आपसे छूटे नहीं। कहीं परीक्षा में अगर कोई पूछी जाती है चीज़ें तो इससे बाहर कभी भी ना आए,
थोड़ा सा ज़्यादा आप जान जाए वो बेटर है, हमेशा के लिए एक जगह सारी चीज़ें आपके पास इकट्ठी हो जाएंगी। तो नोट्स ज़रूर बनाएं दोस्तों इसका, और नोट्स बना के आप इसको जो है सजो के रखें, रिपीट करते रहें, तभी फैक्ट आपको याद रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, थैंक यू।